नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सिटी नेशनल न्यूज़ 24। आज हम खड़े हैं उन्नाव में। हमारे साथ मौजूद हैं एक समय के मशहूर रहे शायर मुनव्वर राना की बेटी उर्सा इमरान राना जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो मैम, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारी सरकार अगर बनती है इंशाल्लाह तो हम लोग 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे महिलाओं को साल में। और जो विधवा पेंशन जो राजीव गांधी जी के टाइम में राजीव गांधी जी ने ही शुरू की थी, तो उसको हम लोग फिर से शुरू करेंगे। 1000 रुपये पेंशन मिलेगी विधवा औरतों को। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्टो में है हमारे, जो कि मेरी सरकार लाएगी और बहुत अच्छा काम कर रही है। जो हाहाकार इनके हुकूमत में हुआ है 2 साल से, तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है। जब से इनकी हुकूमत आई है 7-8 साल से, तो पूरा देश बर्बाद हो गया है। ये सब बेचे दे रहे हैं और इनके हाथ में अगर अल्लाह ना करे हुकूमत रही तो ये पूरा देश बेच देंगे, आप देखिएगा। मैम, ये ओवैसी साहब के इस बार चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में उतरने से अब कितना नुकसान मानती है कांग्रेस कमेटी को? देखिए, अब नुकसान का तो कोई वो नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी जनता बहुत समझदार है। उनकी भी आंखें खुल गई हैं कि कौन इनके साथ है और कौन नहीं है। चाहे ओवैसी आए चाहे कोई भी आए, ये समझ गई है जनता कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसकी सोच सेकुलर है, जिसने वाकई देश का विकास किया है, लोगों का विकास किया है। और अब जनता जो है कांग्रेस पार्टी के साथ है। और आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह 2022 में कांग्रेस अपना कमाल दिखाएगी। तो आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों से उत्तर प्रदेश में विजयी होगी? देखिए, अनुमान लगाना या हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जैसे प्रियंका जी जब से आई आप खुद ही देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कितना वो मचा हुआ है। और आज आप लाख ये कहें कांग्रेस पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब बात आप करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की करते हैं नहीं करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा इस देश को दिया है, और कांग्रेस पार्टी आएगी और बहुत बड़ी बहुमत से इंशाल्लाह आएगी। आप देखिए। जाते जाते एक सवाल और है मैम आपसे कि ये जो ओवैसी साहब है, इनको साफ तौर पर अन्य पार्टियां कहती कि ये बीजेपी की बी टीम है, यानी कि उनकी तरफ से प्रोपेगेंडा चला रही है और जिसका सीधा फायदा बीजेपी को जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल। देखिए, आप ये बताइए, कोई आम आदमी होता है ना, उस पर तो ये टेररिस्ट, मुसलमान खास तौर से होता है तो उसमें टेररिस्ट लगा देते हैं, आतंकवादी लगा देते हैं। टोपी और दाढ़ी देखी तो ये तो फ़ौरन कह देते हैं कि इसने ये किया है। बेचारे जो इमाम हैं जो 10,000 भी नहीं मिलते उनको, 5,000 भी नहीं मिलते, उनको पकड़ के बंद कर देते हैं और टेररिस्ट आतंकवादी कह देते हैं। आज वैसी साहब जो हज़ारों करोड़ के मालिक हैं, हाँ, और इतना खुल के बकते भी हैं ये बीजेपी को, इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो मतलब ये इनकी बी टीम है। चाहे वो माने ना माने, ये जनता भी जानती है। और ये मैं पूरे उससे कह सकती हूँ कि ये वाकई बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है बीजेपी? साधारण आदमी को बंद कर दिया जाता है, हाँ, उस पर कार्रवाई हो जाती है, जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमाने लायक है, हाँ, और जो हज़ारों करोड़ रुपए दबाए बैठा हुआ है, उस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही है? उनसे क्यों नहीं पूछती है बीजेपी? है वो महसूस, वो सुरक्षित है इनके उसमें, क्योंकि ये जितने आप देख लिए बदमाश, जितने इनके कैबिनेट मिनिस्टर ले लिए, ये रेपिस्ट हैं सब ज़्यादातर। आप देख लिए, साक्षी महाराज को ले लिए, और भी इनके कई हैं। 130 इनके मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर कई धाराएं चल रही हैं। तो जब हमारे इनके उसमें मिनिस्टर ही ऐसे होंगे तो इनसे आप क्या उपेक्षा कर सकते हैं? और मैम, एक सवाल और है आपसे हमारा, ये जो बीजेपी सरकार है, इनका आपको क्या लगता है कि इनके पास सिवाय हिंदू मुस्लिम या धर्म को छोड़ के किसी और मुद्दे को लेकर ये चुनावी मैदान में मजबूती से उतर सकती हैं? बिल्कुल नहीं उतर सकती। इनके पास सिर्फ ढोंगे, हिंदू मुस्लिम कैसे जहर भर दें लोगों के, मंदिर का नाटक करते हैं, कभी किसी का नाटक करते हैं। देखिए, मंदिर मस्जिद से किसी का पेट नहीं भरता, ठीक है, आस्था सबकी है और होनी भी चाहिए। मस्जिद बने, मंदिर बने, उससे किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है, हाँ, लेकिन पेट किसी का आप नहीं भर सकते। और जब तक पेट नहीं भरा रहेगा तो आदमी को क्या फ़ायदा ऐसे उससे, हाँ। पेट अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री दिनेश कुमार यादव जी आए हुए थे। उन्होंने सीधे सीधे आरोप समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पर लगाए थे कि उनके सत्ता में रहते हुए देश में जितने भी विकास कार्य थे सब खंडित हो रहे थे।
अधिकतर लोग बेरोजगार हो रहे थे, देश में आतंकवाद बढ़ा था। बीजेपी के आने के बाद आतंकवाद के स्तर पे कमी आई है, लोगों में बेरोजगारी घटी है, रोजगार बढ़ा है। और कांग्रेस में सिर्फ हाहाकार था और कुछ नहीं था। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी कांग्रेस कमेटी की ओर से आपकी तरफ से? देखिए, जो संविधानिक को ना माने जो हुकूमत, उसकी आप क्या बात करते हैं? इनसे कहिए कि पहले वो ठीक से पूरा हिस्ट्री पढ़ के आएँ कि क्या कांग्रेस ने किया है, क्या इन्हीं ने किया है, फिर ये बात करें। इनको कुछ जब पता ही नहीं है तो ये इनसे पूछते आप लोग पता नहीं क्यों है, ये बोल क्यों रहे हैं। पहले तो ये पूरा हिस्ट्री पढ़ें कि कांग्रेस की क्या देन है, कांग्रेस ने क्या किया। जो हाहाकार इनके हुकूमत में, ये आने वाले टाइम में नई खबर निकल के आ रही है कि फिर से दोबारा ये तीसरी लहर आ रही है कोरोना की, लॉकडाउन की। इसको आप किस नज़र से देखती है? ये बीजेपी का अपना चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है या वाकई ये फिर से तीसरी लहर आने की संभावना है, हकीकत है? देखिए, होने पे तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, बीमारी है, आज़ारी है, ये तो ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से होती है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे इससे बच सकें। लेकिन लोगों का कहना है कि जब भी इलेक्शन आते हैं या कोई ऐसे बड़े काम होते हैं नेताओं के, तभी कोरोना आता है, और जब इलेक्शन दूर हो जाते हैं तो कोरोना भी भाग जाता है। जब कोरोना एकदम एक्सट्रीम अपने उस पे था तो भी इनके इलेक्शन चल रहे थे, आपने देखा होगा। जैसे कि बंगाल में आप देख सकती थी कि कोरोना की भरमार थी, उसके बावजूद किस तरह से रैलियाँ की गई, उसमें किसी तरह की सावधानी नहीं बरती गई। इनके काम जब होता है, इनका कुछ प्रोग्राम होता है तो उसमें सब कुछ माफ़ हो जाता है, मतलब फिर ना कोरोना दिखेगा ना कुछ दिखेगा। लेकिन कोई दूसरी पार्टी अगर आती है सड़क पे तो 144 भी लगा देंगे, कोरोना भी आ जाएगा, उसमें सब चीज़ आ जाएगी। ये देखिए, ये ढोंगी सरकार है, वही मैं कह रही हूँ, मक्कार सरकार है। इनको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है, अपना फ़ायदा ये सोचती है। जनता मरे जिए उससे उनको कोई मतलब नहीं है, इस देश से इनको प्रेम नहीं है। ये वो गोरे अंग्रेज़ थे, ये काले अंग्रेज़ हैं, बस फ़र्क इतना है। उनसे भी बदतर हैं ये, हम कहेंगे। अगर आने वाले टाइम में अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले विकास का क्या काम किया जाएगा? मैनिफेस्टो बताया ना मैंने आपको, जैसे उन्होंने कहा है कि 25 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे जो बेरोज़गार हैं, और जो कोरोना में महामारी जो फैली थी उसमें जो है आर्थिक मार जो हुई थी उसमें हम 25,000 देंगे घरों को। तो ऐसे ही उनका जो मैनिफेस्टो है वो बहुत अच्छा आया है, लोगों को बहुत ही उससे फ़ायदा होगा। जैसे बच्चियों के लिए बोल दिया है कि बेचारी गाँव से दूर दूर कॉलेज हैं, गाँव जैसे छोटे शहरों में तो काफ़ी दूर दूर होता है, तो उन्होंने स्कूटी कही है दीदी ने कि हम हाई स्कूल 12 के लड़कियों को, बच्चियों को देंगे, स्मार्टफोन देंगे। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, और जब सरकार बनेगी तो और जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने जो कहा है वो किया है। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह जब हमारी पार्टी सरकार बनेगी हमारी पार्टी की, तो हम वही काम करेंगे जिससे हमारी जनता खुश हो, जिससे हमारी जनता की बेरोज़गारी ख़त्म हो और देश जो है उन्नति की ओर जाए। अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी उन्होंने जो वादा किया था कि हम लैपटॉप बांटेंगे, उन्होंने जो लैपटॉप बांटा था छात्रों के बीच में, और आपका वादा है कि हम छात्रों को लैपटॉप प्लस छात्राओं को स्कूटी दिया जाएगा अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो। स्मार्टफ़ोन की बात हुई है, स्मार्टफ़ोन, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं ऑनलाइन की पढ़ाई हो रही है, जो बेचारा, क्योंकि हर घर का बच्चा पढ़ रहा है अगर, या जो जा रहा है तो उसके मोबाइल एक फ़ोन है और बच्चे कई हैं, तो उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो आजकल मोबाइल से तो आजकल हर चीज़ चल रही है, तो उनको दिक्कत ना हो इसलिए मोबाइल फ़ोन बोला गया है, स्मार्टफ़ोन बोला गया है। और स्कूटी, जो बच्चियां बेचारी पैदल जाती हैं, या यहाँ तक एक बच्ची थी जिनको नाव से वो जा रही थी दूसरे गांव में पढ़ने, तो ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम लोगों ने, ये दीदी ने तय किया कि ऐसे लोगों का हम लोग ऐसे साथ दें बच्चियों का, कि बच्चियाँ उन्नति करें, बच्चियाँ पढ़ें और विकास की तरफ हमारा देश बढ़े। एक तो मैम ये महंगाई की मार, ऊपर से ये ऑनलाइन पढ़ाई, और फिर से ये फीस जमा करना, यानी कि तेहरी मार आम पब्लिक, आम जनता के ऊपर जो पड़ रही है, इसका सीधा असर किस पे जाएगा? देखिए, आम जनता तो मर ही रही है। जब से इनकी सरकार बनी है, आप बता दिए कि जनता कितनी परेशान हो चुकी है। और सही बात है, जब हमारा बिजनेस ठप है, सब कुछ ठप है, तो हम कैसे बच्चों की फ़ीस अदा करेंगे, कैसे बच्चों की फ़ीस भरेंगे? ये तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए। निचले स्तर पे जिन लोगों के पास अपने घर में सही से कमाने को या खाने को नहीं है, जो अपने बच्चे को किसी तरीके से
पढ़ा रहे थे, चला रहे थे, आज उनके ऊपर एकदम से बोझ आएगी कि ऑनलाइन पढ़ाई कराइए। स्मार्ट फ़ोन होना भी ज़रूरी है। अगर जिसके घर में मान लीजिए 3 बच्चे हैं और गरीबी रेखा के एकदम नीचे वो जी रहा है, जिसको बड़ी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करा रहा है अपने बच्चों को, तो ऐसे माहौल में कहाँ से 3 स्मार्टफ़ोन तो ले नहीं पाएगा, और उसके ऊपर से ऑनलाइन की पढ़ाई का बोझ। तो इस पर जो महंगाई है, इसमें शिक्षा कहीं ना कहीं दबती जा रही है। बच्चे शिक्षा से अपने वंचित होते जा रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, इसीलिए तो प्रियंका दीदी ने स्मार्टफोन बोला, स्कूटी बोली। हाँ, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि हर बच्चा, हर बच्ची जो है पढ़े, उन्नति करे, देश का नाम रोशन करे।